जय हिंद दोस्तों। 26 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डेलिवोर सोएरसिना ने। तो चेक रिपब्लिक के डेलिवोर सोएरसिना ने महाराष्ट्र ओपन 2025 के मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। उन्होंने अमेरिका के ब्रेंडन होल्ट को हरा करके महाराष्ट्र ओपन 2025 का खिताब जीता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह जो महाराष्ट्र ओपन है यह टेनिस से संबंधित है और इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया था। दोस्तों, महाराष्ट्र ओपन टेनिस प्रतियोगिता एक ATP 100 चैलेंजर प्रतियोगिता है। इस बात को आप याद रखिएगा। 100 का मतलब ये है कि अगर कोई टेनिस खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को जीतता है तो उसे 100 पॉइंट मिलेंगे। डेलिवोर सोएरसिना ने 2025 महाराष्ट्र ओपन जीतकर अपना पहला ATP चैलेंजर का खिताब जीता है। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र ओपन 2025 में भारतीय खिलाड़ी जीवन और विजय सुंदर की जोड़ी ने युगल का खिताब जीता है। ठीक है, यानी कि सिंगल्स का खिताब जीता है डेलिवोर सोएरसिना ने और युगल का खिताब जीता है जीवन और विजय सुंदर की जोड़ी ने। दोस्तों, भारत में अब तक 2025 में जो ATP चैलेंजर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं उनके विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो 2025 के चेन्नई ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है फ्रांस के किरियन जैकवेट ने और उन्होंने स्वीडन के एलियास यामेर को हरा करके चेन्नई ओपन जीता था। दिल्ली ओपन भी फ्रांस के किरियन जैकवेट ने ही जीता है। तो दिल्ली ओपन में उन्होंने ब्रिटेन के विली हैरिस को हरा करके जीता था। दोस्तों, बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स की यानी ATP की। तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है, लेकिन इसके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन का आयोजन नहीं करवाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक के लिए आपको ई-बुक वाले सेक्शन पर जाना होगा। तो वहाँ पर आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आयातित भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने को कहा है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका ने आयातित भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने को कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के द्वारा अमेरिका पर जितना टैक्स लगाया जाएगा उतना ही टैक्स अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहना किसका है? अमेरिका का। इसके बाद भारत सरकार ने पारस्परिक शुल्क के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक मंत्री स्तरीय पैनल भी बनाया है जो इस बात का अध्ययन करेगा कि अगर अमेरिका पारस्परिक शुल्क लगाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि पारस्परिक शुल्क का मतलब ये होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर जितना टैक्स लगाता है तो वो देश भी उस पर उतना ही टैक्स लगाता है। तो इसे पारस्परिक टैरिफ या पारस्परिक शुल्क बोला जाता है। दोस्तों, अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका ने चाइना पर अभी 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है, यानी कि अमेरिका चाइना की वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाएगा। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में चुन लिया गया है और भारत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अभी हाल ही में अलग हुआ है। हाल ही में अमेरिका में टिकटॉक को बैन किया गया है। और दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में काश पटेल को FBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी उसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में।
तो दोस्तों कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति, तो ये 24 और 25 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आयोजित किया था, यानी कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उसने इसका आयोजन किया था। इस सम्मेलन में वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में नवीनतम प्रवृत्ति और इसकी गतिशीलता पर चर्चा की गई है। अब यहाँ पर बात हुई है दोस्तों कार्बन क्रेडिट की। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने या हटाने की परियोजनाओं से मिलने वाले क्रेडिट को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। यानी कि कौन सा देश वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में कितना काम करता है, इसको बोला जाता है कार्बन क्रेडिट। दोस्तों भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं। तो उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। नो मनी फॉर टेरर विषय पर चौथे मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी जर्मनी के द्वारा की गई है। भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। और पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने पश्चिम बंगाल के तट पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है। तो दोस्तों सागर कवच अभ्यास कई पार्ट में आयोजित किया जाता है। तो 2025 में इसका जो पहला पार्ट है यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर समुद्र तट पर इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य है तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। इसके डीजी कौन है वर्तमान में? एस परिमीश। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख अभ्यास डिस्कस करते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस। वरुण नौसेना अभ्यास भारत फ्रांस। तरंग शक्ति अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो कि भारत में आयोजित किया गया था। टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका। अभ्यास लामितीय का आयोजन भारत सेशेल्स। अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन भारत सऊदी अरब। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत सिंगापुर। और मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच में एक द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। यानी कि इस बैठक में बीएसएफ के महानिदेशक और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक शामिल हुए थे। तो ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है जो कि हर 2 साल में आयोजित की जाती है। तो इस बैठक में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। दोस्तों इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 99 नए स्थानों पर बाढ़ का निर्माण किया जाएगा। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है उसमें 99 नए ऐसे स्थान चुने गए हैं जहां पर बाढ़ का निर्माण किया जाएगा। तो लगभग 70 से 72 किलोमीटर ऐसा स्थान होगा जहां पर बाढ़ का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले 92 ऐसे स्थान हैं जहां पर बाढ़ का निर्माण किया जा रहा है। यानी 95.8 किलोमीटर की ऐसी सीमा है जहां पर बाढ़ बनाई जा रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। दोस्तों 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में से 864.48 किलोमीटर ऐसी सीमा है जहां पर अभी भी बाढ़ नहीं है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। आपको याद रखना है कि जो बीएसएफ है ये भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। इसके अलावा बीएसएफ भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा समीर कनौडिया को।
तो ल्यूमिना डेटामेटिक्स के एमडी और सीईओ समीर कनोडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके दूरदर्शी नेतृत्व और इनोवेशन के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सीईओ ऑफ द ईयर कौन बने हैं? समीर कनोडिया, जो कि ल्यूमिना डेटामिक्स के एमडी और सीईओ हैं। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है। उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का अवार्ड दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों विनीसियस जूनियर को फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 दिया गया है। एताना वॉन माती को फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार 2024 दिया गया है। 2024 में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 और दीपाली देशपांडे को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी SECI ने मध्य प्रदेश के धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। दोस्तों ये जो समझौता हुआ है यह भोपाल में आयोजित किए जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुआ है। ठीक है, जो कि 24 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है भोपाल में। बात करते हैं भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी SECI की। तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 2011 में इसको स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा का विकास करना और सौर ऊर्जा का व्यापक इस्तेमाल सुनिश्चित करना। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की। तो इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है 24 और 25 फरवरी को। ठीक है, तो इस समिट में देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक और राजनयिक शामिल हुए थे, जिसमें PM मोदी जी भी शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों के नए अवसरों को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गुवाहाटी। तो दोस्तों असम के गुवाहाटी में स्थित है गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उसके नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का डिजाइन बनाया गया है। तो उसका अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है। तो उसके डिजाइन का अनावरण किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। और दोस्तों इसे एक यूनिक बांस आर्किड थीम के साथ डिजाइन किया जा रहा है, जो असम की प्राकृतिक सुंदरता और बायोडायवर्सिटी को दर्शाता है। और दोस्तों यह टर्मिनल 2025 की अंतिम तिमाही तक चालू हो सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोवा पहला इंडियन एयरपोर्ट बना है जिसे सेवा क्षेत्र श्रेणी में स्वर्ण ट्रॉफी प्रदान की गई है। भारत ने पायलट के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL लॉन्च किया है। जबलपुर की इशिता भार्गव इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली पायलट बनी है। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो दोस्तों भारत 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने वाला है। इसका विषय क्या होगा, इसकी थीम क्या होगी? एशिया प्रशांत में SDG और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार बनाना।
और इसका जो पिछला संस्करण हुआ था यह कंबोडिया में किया गया था 2023 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है 3R की। तो 3R का मतलब होता है कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना, यानी रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। तो यह सिद्धांत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं या जो कचरा निकलता है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसका रीयूज किया जाए, कैसे उसको रिसाइकिल किया जाए, इसके लिए 3R का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी का सम्मेलन आयोजित किया जाना है राजस्थान के जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। तो आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल और वैद्य समीर गोविंद जमदाग्नि को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं अभी हाल ही में। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत भगवान धन्वंतरी की एक प्रतिमा और एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है इन सभी को। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार पारंपरिक चिकित्सा को संरक्षित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल ने। तो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट से बाहर आने के बाद, यानी कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, अब उन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया है, उसके बाद अपना पहला टूर्नामेंट जीता है जिसका नाम है सिडनी क्लासिक 2025। ठीक है, तो सौरभ घोषाल ने फाइनल में इजिप्ट के अब्दुल रहमान नासर को सीधे गेम में हरा करके सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जीता है। चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो शुभमन गिल आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज अभी हाल ही में बने हैं। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बनी है। जोमेल वरिकन और वैथ मुनी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है जनवरी महीने का। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का उद्घाटन 2027 में रियाद में किया जाएगा, यानी कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन 2027 में सऊदी अरब के रियाद में होगा। पंकज आडवाणी ने स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 36वां राष्ट्रीय गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जीता है। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दतिया एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने लाइसेंस प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया एयरपोर्ट को अभी हाल ही में डीजीसीए ने 3C VFR श्रेणी में लाइसेंस प्रदान किया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो दतिया एयरपोर्ट है यह 184 एकड़ में फैला हुआ है और इसका जो टर्मिनल भवन है यह 768 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 8 सार्वजनिक एयरपोर्ट बन गए हैं और 8वें नंबर का कौन बना है? दतिया एयरपोर्ट। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजधानी है इसकी भोपाल। 55 यहाँ पर जिले हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हैं। 230 विधानसभा, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। अब हम कल के करंट अफेयर्स, यानी कि जो हमारी कल की क्लास तो नहीं हुई थी, पिछले करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देश में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं या पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विशेष गैर संचारी रोग यानी NCD स्क्रीनिंग अभियान में निम्न में से किन रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी? तो इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर की जांच की जाएगी या स्क्रीनिंग की जाएगी। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इंडिया। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के डायरेक्टर कौन बने हैं? काश पटेल। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पुणे, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। किस देश में HKU5 CoV-2 वायरस पाया गया है? चाइना।
और लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 दशकों में आत्महत्या की दर में कितनी कमी आई है? 30%। पीएम मोदी 12 मार्च को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? मॉरिशस। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है जहां 24 घंटे नृत्य का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? मध्य प्रदेश। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और राजधानी डिस्कस करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और राजधानी गिरि ब्रज और राजगृह थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, वैशाली इसकी राजधानी थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इसकी राजधानी विदिशा और पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। करधामक वंश का संस्थापक मालवा छत्रप था और उज्जैनी इसकी राजधानी थी। और सालांकायन वंश का संस्थापक नंदी वर्मन था और वेंगी इसकी राजधानी थी। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? पश्चिम बंगाल। बाबथराद नामक नया जिला किस राज्य में बना है? गुजरात। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किसने किया है? चाइना। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? 1 जनवरी 2025। किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है? जल शक्ति मंत्रालय। किस देश ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा सुनाई है? यमन। यानी कि किस देश में उन्हें सजा सुनाई गई है? तो यमन में सुनाई गई है। लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट किसे प्रदान किया गया है? सेल। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितनी दर से बढ़ेगी? 6.6%। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? छाया MB ने। कल के करंट अफेयर्स यानी पिछले करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ATP का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐप पर 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। ऐप पर बहुत सारी ई बुक मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो GK की ई बुक मिल जाएगी, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, इन सभी की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप प्राप्त कर लें। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे GK GS का फाउंडेशन बैच, MP टेट, व्यापम, SSC, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच है ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इन सभी को ऐप से प्राप्त कर सकते हैं पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर।